नमस्कार दोस्तों। इस सप्ताह काफी सारी खबरें सुर्खियों में रही। कैसे अमेरिका की ताकत की निशानी सुपर कैरियर घुटनों पर आ गया, चाइनीज नेविगेशन सिस्टम ने कैसे भारत की चिंता बढ़ा दी है, सुखोई 30 MKI में क्या इंजन भी बदला जाएगा, क्या 272 के अलावा और भी नए सुखोई 30 MKI आएंगे, चीन और जापान में किस बात को लेकर विवाद हो गया, सबमरीन्स की क्या अपडेट्स हैं और कितने रिटायर्ड और आउटडेटेड टैंक्स पाकिस्तान खरीद रहा है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। दोस्तों, पहली बड़ी खबर अमेरिका की तरफ से है। अमेरिका की शान और दुनिया भर में ताकत की निशानी अमेरिकी सुपर कैरियर USS रूजवेल्ट, जो अपने विशालकाय आकार और बेहद ताकतवर न्यूक्लियर मिसाइल्स के दम पर बड़े बड़े देशों को अपनी पूरी मिलिट्री को पीछे हटाने पर मजबूर कर सकता है, उस 1 लाख टन वजनी और 80 एयरक्राफ्ट ले जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को छोटे से कोविड-19 ने पूरी तरह से झुका दिया है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि इसके कैप्टन बट क्रोजियर ने पेंटागन को एक लेटर भेजा है कि तुरंत सभी 4000 क्रू मेंबर्स को बचाया जाए। एयरक्राफ्ट कैरियर पर कोविड-19 का संक्रमण बेहद खतरनाक और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को तुरंत सेलर से खाली करवाया जाए, नहीं तो इतने ट्रेंड 4000 क्रू मेंबर्स की जिंदगी जा सकती है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को किनारे तक लाकर पूरी तरह से खाली करवाकर कुछ समय के लिए छोड़ना और उसके बाद इसको पूरी तरह से सैनिटाइज करवाने में बहुत ही ज्यादा खर्चा आएगा और यह सुपर कैरियर लगभग 6 महीने तक दोबारा समुद्र में नहीं जा पाएगा। यानी जो काम चाइना और रशिया नहीं करवा सके वो कोविड-19 ने करवा दिया। भारत में भी इसी तरह के हालातों के कारण जरूरी मिशंस पर गए नेवल शिप्स को पोर्ट पर ना लौटने का आदेश दिया गया है। उनकी रिफ्यूलिंग और सप्लाईज को समुद्र में ही भेजा जा रहा है। अगली बड़ी खबर भारत के फ्रंट लाइन एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट सुखोई 30 MKI के बारे में है। सुखोई 30 MKI को Su-35 के लेवल का बनाने के लिए जिस सुपर सुखोई प्रोग्राम पर बात चल रही है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले मौजूदा 123 किलो न्यूटन वाले AL-31FP इंजन को रिप्लेस करके इसकी जगह Su-35 में लगने वाले AL-41F इंजन को लगाने की योजना थी, जिसकी मैक्सिमम थ्रस्ट क्षमता 142 किलो न्यूटन की है। यानी दोनों इंजनों में कुल मिलाकर 38 किलो न्यूटन की थ्रस्ट बढ़ जाती। इससे सुखोई 30 MKI की रेंज व स्पीड दोनों बढ़ते, लेकिन अब इस महंगे अपग्रेड को रोक दिया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा AL-31 इंजन्स की मेंटेनेंस समस्या को काफी हद तक सुलझा लिया गया है और महंगे AL-41 इंजन को लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही जो थ्रस्ट वेक्टरिंग का एडवांटेज Su-35 के पास है, वही टेक्नोलॉजी पहले से सुखोई 30 MKI में मौजूद है। इंडियन एयरफोर्स कोशिश कर रही है कि सुखोई 30 MKI में बेहद पावरफुल व लॉन्ग रेंज वाले ASA रडार को लगाया जाए, जैसा Su-57 में लगा हुआ है। साथ ही स्टेल्थी फाइटर जेट को ट्रैक करने की रेंज भी बढ़ाई जा सके। वह लॉन्ग रेंज की रशियन R-37M मिसाइल जो मैक 6 की स्पीड रखती है, उसे सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट किया जाए। दोस्तों, अगली बड़ी खबर भी सुखोई 30 MKI को लेकर ही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने सभी 272 सुखोई 30 MKI को बनाकर इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया है। HAL 2003 से ही सुखोई 30 MKI की लाइसेंस्ड असेंबली कर रहा है। इसके सभी जरूरी उपकरण जैसे रडार, इंजन, एवियोनिक्स आदि किट्स के माध्यम से रशिया से लाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की असेंबली लाइन में असेंबल करके पूरा सुखोई 30 MKI तैयार किया जाता है। हालांकि इसमें लगभग 50% उपकरण स्वदेशी भी लगाए जाते हैं। इस तरह लोकल असेंबली के होते हुए भी जो सुखोई 30 MKI हम अपने देश में बना रहे हैं, उनकी कीमत सीधे तौर पर रशिया से खरीदे जाने वाले सुखोई 30 MKI से प्रति एयरक्राफ्ट लगभग 100 करोड़ रुपए ज्यादा है। अब असेंबली लाइन को चलाए रखने के लिए HAL ने इंडियन एयरफोर्स से अतिरिक्त 72 सुखोई 30 MKI का कॉन्ट्रैक्ट मांगा है, ताकि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बनी रहे। हालांकि काफी सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2003 की कॉन्फ़िगरेशन वाले ही एडिशनल 72 सुखोई 30 MKI बनाने में कोई समझदारी नहीं है और 270 के आसपास हैवीवेट कैटेगरी के फाइटर जेट ही काफी हैं। हमें इस खाली पड़ी असेंबली लाइन को तेजस 1A की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।
अगली खबर चाइना के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बेइडou के बारे में है। चाइना अगले महीने बेइडou को बिल्कुल सटीक नेविगेशन वाला बनाने के लिए इसके 55वें सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। अमेरिका, रशिया और यूरोपियन यूनियन के बाद चाइना फोर्थ कंट्री है जिसके पास ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। भारत भी नाविक नेविगेशन सिस्टम बना चुका है, लेकिन वह भारत और नजदीक के कुछ देशों तक सीमित रेंज वाला है। चाइना इस बेइडou नेविगेशन सिस्टम को न सिर्फ ट्रांसपोर्ट के काम में ले रहा है, बल्कि मिलिट्री के काम जैसे टारगेट एंड लोकेशन आइडेंटिफिकेशन, मिसाइल्स को सटीक गाइडेंस देने वाले कामों में भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही चिंता की बात यह है कि इस तरह के मिलिट्री के कामों के लिए इस नेविगेशन सिस्टम का एक्सेस पाकिस्तान को भी दे दिया गया है। इसका सीधा सा फायदा पाकिस्तान की मिसाइल्स को सटीक नेविगेशन के रूप में मिलेगा। हालांकि भारत का नाविक सिस्टम भी प्राइमरीली इसी काम के लिए तैयार किया गया है। बात करते हैं तेजस के एक्सपोर्ट वेरिएंट की। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने कहा है कि वो तेजस के एक्सपोर्ट वेरिएंट में कीमत और परफॉर्मेंस के लिहाज से कई तरह के कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देंगे ताकि तेजस की कीमत को कम रखा जा सके। कई देश तेजस लेने के इच्छुक हैं, लेकिन वो इसमें इजरायली एएसए रडार को नहीं देखना चाहते हैं, ना ही इजरायली आईडर्बी मिसाइल को चाहते हैं। उन्हें स्वदेशी उत्तम रडार व अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल का ऑप्शन भी दिया जाएगा। हर एक देश की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं और उन्हें वो सारे सिस्टम्स नहीं चाहिए जो इंडियन एयरफोर्स ने भी तेजस 1A में जुड़वाए हैं। इनके हट जाने से एक्सपोर्ट वेरिएंट तेजस की कीमत लगभग $35 मिलियन प्रति एयरक्राफ्ट रह सकती है, जबकि हाल के दिनों में जो 83 तेजस 1A की डील साइन हुई है उसके अनुसार हर तेजस 1A फाइटर जेट की कीमत $43 मिलियन है। तेजस की काबिलियत, छोटे साइज व रिलायबल होने के कारण कई साउथ अमेरिकन देश व खाड़ी के देश इसको लेने में इंटरेस्टेड हैं। जब एक्सपोर्ट ऑर्डर भी हाथ में होंगे तभी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड लंबे समय तक सस्टेन रहने लायक नई असेंबली लाइन लगा पाएगा। अब बात करते हैं टैंक्स की। पाकिस्तान की इकोनॉमी मौजूदा समय में कुछ अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए पाकिस्तान सर्बिया से 282 T-55 टैंक खरीद रहा है। ये टैंक बहुत पहले ही आउटडेटेड हो चुके थे और इन्हें रिटायर किए हुए भी काफी लंबा समय हो चुका था। इन्हीं T-55 टैंक्स को थोड़ा मॉडर्नाइज करके पाकिस्तान को बेचा जा रहा है ताकि पाकिस्तान अपनी आर्मी की जरूरतों को पूरा कर सके। वैसे पाकिस्तान चाइना के साथ पार्टनरशिप में बनाए गए टैंक को भी ऑपरेट करता है। इन चाइनीज टैंक्स को पाकिस्तान में अल खलीद टैंक के नाम से जाना जाता है। सस्ते चाइनीज टैंक्स होने के बावजूद भी पाकिस्तान इतने पुराने और रिटायर्ड T-55 टैंक्स को ले रहा है। वहीं भारत भी टैंक की संख्या लगातार बढ़ा रहा है। रशिया से 464 एडवांस्ड T-90 MS टैंक लिए जा रहे हैं, तो वहीं स्वदेशी टैंक्स अर्जुन की भी 118 यूनिट्स को खरीदा जा रहा है। बात करें सबमरीन्स की तो दो बड़ी खबर आई है। आप सबको पता है कि भारत मौजूदा P-75 प्रोजेक्ट के अलावा 6 और पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स का कॉन्ट्रैक्ट P-75I प्रोजेक्ट के तहत दे रहा है। इसी प्रोजेक्ट में स्पेनिश कंपनी नेवेंशिया ने भी अपने S80+ डिजाइन को भारत को ऑफर किया है। मौजूदा समय में सिर्फ इसी कंपनी के पास पूरी तरह से ऑपरेशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, जिससे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी काफी लंबे समय तक पानी के नीचे रहकर चुपचाप ऑपरेट कर सकती है। बिना इस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के सबमरीन को हर 48 घंटे में पानी की सतह पर आना पड़ता है, जिससे इसे आसानी से दुश्मन ट्रैक कर लेता है। यह कंपनी इंडियन नेवी द्वारा जारी की गई ज्यादातर रिक्वायरमेंट्स को पूरा भी कर रही है। साथ ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी ज्यादा समस्या नहीं आएगी। इस स्पेनिश कंपनी के अलावा इस P-75I प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए रशिया, फ्रांस, जर्मनी व साउथ कोरिया की कंपनीज भी दांव लगा रही हैं। वहीं सबमरीन्स की दूसरी खबर रशिया की तरफ से है। रशिया ने 1.8 से लेकर $2 बिलियन में एक डील सामने रखी है, जिसमें 3 किलो क्लास की रिफर्बिश्ड सबमरीन्स को देने व भारत के पास पहले से जो किलो क्लास की सिंधु घोष सबमरीन्स हैं उनके अपग्रेड्स की बात रखी है। अभी इंडियन नेवी इस प्रपोजल को एनालाइज कर रही है। अगली बड़ी खबर में उस टक्कर की बात करते हैं जो जापान व चाइना के बीच टेंशन को बढ़ा सकती है। जापान के डिस्ट्रॉयर क्लास के बेहद महंगे नेवल शिप की टक्कर चाइना के एक मछली पकड़ने वाले जहाज से हुई है।
वैसे तो दोनों देशों में टेंशन बनी रहती है, लेकिन इस बार जो टक्कर हुई वह युकुशिमा आइलैंड के पास है और जिस पर जापान का कंट्रोल है, वहीं चाइना इस पर अपना अधिकार जमाता आया है और इसे अपना आइलैंड मानता है। इससे पहले मार्च में भी एक चाइनीज मछली पकड़ने वाले जहाज ने जापानीज शिप को टक्कर मार दी थी। इसी तरह की हरकत 2010 में भी हुई थी, जब इसी तरह चाइनीज मछली पकड़ने वाले जहाज ने जापान के कोस्ट गार्ड के शिप में टक्कर मारी थी और जिसके जवाब में जापान ने इसके कैप्टन को अरेस्ट कर लिया था। तब भी दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा टेंशन बढ़ गई थी। चाइना के ऊपर कई बार इस तरह से अपने देश के फिशिंग जहाजों को मिलिट्री के कामों के लिए इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे हैं। इस बार भी मामला तूल पकड़ता है या शांति से निपटाया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। अगली खबर चाइना के ही एक और पड़ोसी देश साउथ कोरिया की है। चाइना के साउथ कोरिया के साथ भी काफी सारे विवाद चल रहे हैं। जापान की तरह ही साउथ कोरिया भी ज्यादातर अमेरिकन फाइटर जेट्स पर निर्भर है। मौजूदा समय में साउथ कोरिया 40 F-35 ले रहा है। उसके पास F-15 के अलावा 118 F-16 भी हैं। अब पुरानी टेक्नोलॉजी के हो चले इन्हीं F-16 को मॉडर्न बनाने व चाइना को टक्कर देने लायक बनाने के लिए साउथ कोरिया इनमें कुछ बदलाव करवा रहा है, जिसमें मुख्य तौर पर फ्रेंड एंड फोर सिस्टम व सिक्योर्ड लिंक 16 कम्युनिकेशन सिस्टम शामिल हैं। फ्रेंड एंड फोर सिस्टम इंस्टॉल रहने पर गलती से अपने ही एयरक्राफ्ट को टारगेट बना लेने की प्रॉब्लम सामने नहीं आती है। ऐसा ही कुछ पिछले वर्ष फरवरी में भारत में हुआ था, जब स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से हमारे ही एक हेलीकॉप्टर को निशाना बना दिया था। इसके अलावा साउथ कोरिया अपने खुद के एडवांस्ड 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बना चुका है। हालांकि अभी इसमें 5th जनरेशन वाली कई खूबियों की कमी है। बात करें एयर डिफेंस सिस्टम की, तो खाड़ी के एक और देश में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पहुंच चुका है। इराक में जहां काफी सारे अमेरिकी सोल्जर्स के कैंप हैं, वहां पर इराक की गवर्नमेंट के अनुरोध पर यह अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। इसे अभी फिलहाल मुख्य तौर पर अमेरिकी ठिकानों को मिसाइल अटैक से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले कुछ समय से काफी अमेरिकी सोल्जर्स उनके कैंप पर ईरान की तरफ से हो रहे मिसाइल अटैक में घायल हो रहे थे। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 160 किलोमीटर तक है। इसकी काउंटरिंग मिसाइल्स की स्पीड 4.1 मैक की है और इसे काफी आसानी से कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है। दोस्तों, ये थी इस सप्ताह की सभी बड़ी खबरें। मैंने कोशिश की है कि आप तक सभी डिफेंस संबंधी अपडेट्स पूरी डिटेल्स के साथ पहुंचे और आप अपडेटेड रहें। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।